यहाँ पर बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मेरे पास अगर मैग्नेट रहता है तो मैग्नेट की क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत टिपिकल और बहुत सिंपल से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए, कैसा न्यूमेरिकल कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास नॉर्थ और साउथ आ जाए, तो ये मेरे पास है नॉर्थ और ये मेरे पास है साउथ, और यहाँ पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, और इसी के साथ साथ मेरे पास एक यहाँ पर भी बच्चे आपके पास क्या आ जाए, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाए, एक और मैग्नेट आ जाए, और मेरे पास यहाँ पर साउथ और ये मेरे पास नॉर्थ है ना, दो मैग्नेट्स है, और इस मैग्नेट से हमारे पास 8 डिस्टेंस दूर, इस मैग्नेट से 8 डिस्टेंस दूर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास इस मैग्नेट से आपके पास अगेन 8 डिस्टेंस दूर आपके पास एक और मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरे पास डाइपोल मोमेंट आपके पास m1, और ये बच्चा हमारे पास डाइपोल मोमेंट आपके पास m2 है। अच्छा, इन दोनों की वजह से निकालनी, ये P पॉइंट हमारे पास यहाँ पर m1 की वजह से कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है सर। ये P पॉइंट m2 की वजह से कौन सा पॉइंट है, ये भी एक्सियल पॉइंट है। जरा चेक कर लेते, तो मेरे पास यहाँ पर ये पहली मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और हमारे पास यहाँ पर ये आ गया B1। मैंने फील्ड यही क्यों बनाई, क्योंकि ये एक्सियल की फील्ड अलोंग दी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। फिर बच्चा हमारे पास नीचे क्यों बनाई, क्योंकि ये अलोंग दी फील्ड डाउनवर्ड हो जाएगी, और ये मेरे पास यहाँ पर B2। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल, और इन दोनों का मुझे वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिकल लॉ है, ज्योमेट्री के हिसाब से दो लाइंस को ऐड करना। लाइन कैसे ऐड हो सकती है ज्योमेट्री के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम, अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का एंगल मेरे पास कितने के बराबर है, 90। तो बताओ मेरे पास यहाँ पर B1 किसके बराबर, तो म्यू नॉट इंटू 2m1 अपॉन आपके पास r का क्यूब। मेरे पास यहाँ पर B2 किसके बराबर है, सो म्यू नॉट इंटू 2m2 डिवाइडेड बाई, ये 4 पाई रह गया गलती से मुझसे, तो डिवाइडेड बाई आपके पास कितना आ जाएगा, 4 पाई इंटू r का क्यूब, और इन दोनों के बीच का एंगल 90। तो बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाएगी आपके पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस ऑफ B2 का स्क्वायर, तो B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, तो हमारे पास अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर, तो हमारे पास B1 का स्क्वायर मतलब म्यू नॉट इंटू 2m अपॉन m1, 4 पाई आपके पास 4 पाई इंटू आर क्यूब, 4 पाई इंटू आर क्यूब का होल स्क्वायर है ना, एंड प्लस ऑफ म्यू नॉट इंटू 2m2 एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाता है। अच्छा, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास म्यू नॉट आ जाएगा, आपके पास 4 पाई आ जाएगा आर क्यूब, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 का रूट बाहर 2 आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, लो जी, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। क्या सर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, यार नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। ये चैप्टर को टीचर गिनेगा भी नहीं शायद से, ये चैप्टर पे जितनी हम मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, ये शायद से टीचर गिनेगा नहीं, इसमें से एक आधी डेफिनेशन पूछ के तुमको बोलेगा जाओ यार बस बहुत हो गया। क्या आप ये मान के चलो ये चैप्टर कल से लेके आज तक आपकी नॉलेज में क्या इजाफा हुआ, मुझे कोई बच्चा बताए, तो मैं तो बोलूंगा कि नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं हुआ। आपके पास कूलम्ब्स लॉ था, उठा के मैग्नेटिज्म में डाल दी। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन दी मैग्नेटिक डाइपोल, बस यही काम किया। और किया क्या बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिर से। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए क्या क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दे वर्क डन, देखिएगा बच्चे, दे वर्क डन टू रोटेट
the work done to rotate the magnet, the work done to rotate the magnet with magnetic moment, with the magnetic moment, capital M, magnetic moment 20 units in the field, in the field, in the field, और कितनी फील्ड है बच्चा हमारे पास, in the field B is equal to 0.3 units from freely position या free position, from the free position, free position का मतलब मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग होगा, from the free position to the, from the free position to the, from the free position to the angle of, the angle of 60 degree. So from the free position to the angle of 60 degree, from the free position to the angle of कितना आ गया बच्चा हमारे पास 60 डिग्री. सॉल्यूशन जरा फोकस करते, तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास m इंटू बी, ये आ गया बच्चा हमारे पास, इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आ गया 0, क्योंकि आप फ्री पोजीशन से 60 डिग्री पे जा रहे हैं. देन द वर्क डन इज गिवन बाय माइनस, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट 20 है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 है, कॉस 60 कितना होता है, तो ये हाफ होता है, कॉस 0 कितना होता है, तो मेरे पास वर्क डन ये माइनस ऑफ 6 इंटू हाफ माइनस 1, तो माइनस ऑफ हाफ, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, द आंसर विल बी 3 जूल्स. तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन होगा यह हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 जूल्स के बराबर आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये बच्चे आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 जूल्स के बराबर आ जाएगा. तो ये जो बच्चा हमारे पास वर्क डन होगा ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 3 जूल्स के बराबर आ जाएगा. क्लियर, ये बात क्लियर होगी बच्चे आपको, कोई कंफर्म इसमें से कोई दिक्कत बच्चे. नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा. हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग, मुझे यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग बतानी है. कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. मुझे टॉर्क एक्टिंग बतानी है डाइपोल के एट द एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. आंसर हमारे पास यहाँ पे टॉर्क इज गिवन बाय एम बी इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री. फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, और साइन 30 कितना होता है, तो आंसर आ जाएगा एम बी बाई 2. अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट सुनो, ये तो पहला पार्ट. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चे हमारे पास है, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री, फ्रॉम टू डाइपोल फ्रॉम आपके पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके बच्चे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. यार ये घिसे पिटे क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है. तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी इनटू बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ आपके पास आई एम सॉरी कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री. सो कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम बी cos 30 रूट 3 बाई 2 एंड cos 0 डिग्री माइनस. लो जी क्वेश्चन हो गया सॉल्व. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है बच्चे, बहुत आसान. दीज आर द क्वेश्चंस जिसको कोई भी बच्चा थोड़ी सी भी शिद्दत से, थोड़ा बच्चा आपके पास इमोशनल होके, क्योंकि बच्चा बोलता है कि सर मुझे क्वेश्चन करने, मैं बोलता हूँ यार देखो एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अगर करने हैं ना तो वो करने हैं. मतलब कि आप इस बात को मत समझिए कि कोई स्पेशली आपको बोलेगा तो हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो आपको कोई मोटिवेट नहीं करता,
कोई मोटिवेट करता है आपको मूवी देखने के लिए? कुछ नहीं मोटिवेट करता बच्चे आपको। आप जाते हो, आप बोलते हो मुझे मूवी देखनी, बस दैट्स। अगर आप कोई मैच देख रहे हो, मोबाइल फोन देख रहे हो, आपको मोटिवेशन की जरूरत है ही नहीं है ना। आपको कोई मोटिवेट करता है मोबाइल फोन देखने के लिए? नहीं ना। तो फिर आपको पढ़ाई के लिए टीचर कैसे मोटिवेट करते हैं? या बोलोगे मुझे टीचर मोटिवेट करेगा तो मैं पढ़ूंगा? ये तो बात गलत है, ये दोगलापन है। जैसे अश्नील ग्रोवर कहता है शार्क टैंक के अंदर, ये तो दोगलापन है भाई। देखो दोगलापन है भाई आपका। ये कैसे हो सकता है ना? एक तरफ आप बोलते हो कि मैं बगैर मोटिवेशन के मूवी देखने जा सकता हूँ, जो बच्चे मैच देखने जा सकता हूँ, मैं अपना मोबाइल फोन देख सकता हूँ, पर पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। तो अगर आप वैसा कर सकते हैं तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से कोई जरूरत नहीं, सिंपल उसके लिए आपको देखता मुझे देखने जाना, मुझे क्वेश्चन करने हैं तो किताब उठाऊंगा, एसएल अरोड़ा उठाऊंगा, मॉडर्न, प्रदीप, जो मेरे पास किताबें उठाकर क्वेश्चन करने स्टार्ट करूंगा। सिंपल, मुझे क्वेश्चन करने, मुझे मूवी देखनी है, मुझे मोबाइल करना है, मुझे दोस्त को फोन करना है। आपको अगर किसी दोस्त को फोन करना है तो मोटिवेशन की जरूरत होती है क्या? नहीं ना। आराम से करते हो, उठा के फोन किया, पिक किया, बातें की, काम करो। आपको दोस्त पसंद है नहीं पसंद है वो अलग बात है, पर फोन तो किया ना। क्वेश्चन निकले या नहीं निकले एक अलग बात है बच्चे हमारे पास। लेकिन यह है कि बच्चा आपके पास काम तो आना चाहिए ना, आपके पास काम तो होना चाहिए ना बच्चे आपके पास। चलो अब चलते हैं आगे की और नेक्स्ट वन। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आता है अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बच्चा आपके पास क्या निकल कर आता है, जरा चेक करते हैं। तो एक पॉइंट तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। सो अब बच्चे हम यहाँ पर इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बच्चे, विच इज सिंपली द मैग्नेटिज्म इन द मैटर। So next is the magnetism in the matter. So magnetism in the matter. Magnetism in matter के अंदर मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स बताऊंगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ टर्म्स देखेंगे बच्चे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी है बच्चे हमारे पास? सबसे पहली चीज जो हमको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए बच्चे, वो बड़ी सिंपल सी टर्म है, विच इज नोन एज टू बी दी मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सबसे पहली टर्म बच्चा हमारे पास है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को बच्चे हम बी से डिनोट करते हैं। तो आपको पता है बच्चे मैग्नेटाइजिंग फील्ड बच्चा हमारे पास है। सो ये बच्चा हमारे पास अगर बोला जाए बच्चे कि ये आपके पास दिस इज द फील्ड, ये बच्चा हमारे पास है फील्ड विच एग्जिस्ट इन द वैक्यूम, जो कि बच्चा हमारे पास एग्जिस्ट करती है इन द वैक्यूम, विच एग्जिस्ट इन द वैक्यूम, जो कि वैक्यूम के अंदर बच्चा हमारे पास एग्जिस्ट करती है, एंड इट इज इंड्यूस्ड, और ये बच्चा हमारे पास इंड्यूस्ड होती है, एंड दिस इज इंड्यूस्ड इन दी आपके पास ये इंड्यूस होती है बच्चे जाकर इन दी आपके पास सराउंडिंग एनवायरमेंट, इन दी सराउंडिंग आपके पास एनवायरमेंट, और यही बच्चे जाकर आपके पास सराउंडिंग एनवायरमेंट के अंदर क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। ये बात बच्चे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको ये बात समझ में आएगी। ये बात एकदम से आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सोलोनॉइड है बच्चे, ये मेरे पास यहाँ पर एक सोलोनॉइड है। जैसे आपके सोलोनॉइड के अंदर करंट चलेगा तो इस सोलोनॉइड के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चा हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो जाता है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप होगी। तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। सो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, सो ये हमारे पास आ जाती है म्यू नॉट इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, एन इंटू आई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास, नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये जितनी भी चीजें बच्चे मैं आपको बता रहा हूं इस साल, आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके डेप्थ में जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, आपको इसके डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है बच्चे। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, ये हमारे पास डिफाइंड आपके पास की जाती है। इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length, number of the turns per unit length per unit length multiplied by the current flowing in the solenoid, the current flowing in the solenoid, the current flowing in the solenoid, in the solenoid. इन शॉर्ट हमारे पास H को कैसे डिनोट किया जाता है, हमारे पास यहाँ पर H को डिनोट किया जाता है, दिस H इज डिनोटेड बाय आपके पास B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, क्योंकि B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय करंट इन द सोलेनोइड, मल्टीप्लाइड बाय द करंट इन द सोलेनोइड। अगर देखा जाए इसकी यूनिट्स आपके पास क्या, इसकी यूनिट्स हमारे पास है एम्पेयर पर मीटर, हमारे पास इसकी यूनिट्स किसके बराबर है, एम्पेयर पर मीटर के बराबर। तो मेरे पास यहाँ पर एक फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हो, और एक फील्ड है बच्चा हमारे पास जो उसको डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर रहे हो, इसको डिवाइडेड बाय म्यू नॉट करके हम एक्चुअल कॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल कॉज क्या है, जब इसके अंदर कुछ करंट चलेगा इन द नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास H के बराबर, जो H है दिस इज गिवन बाय n into I, जो H है इट इज गिवन बाय n into I, तो n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I मेरे पास करंट है, I मेरे पास करंट। और एक और चीज बच्चे नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये छोटी छोटी टर्म्स है, सो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, सो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, और ये हमारे पास डिनोट होती है कैपिटल I से, ये हमारे पास क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of total dipole moment induced, total dipole moment induced, total dipole moment induced per unit volume, total dipole moment induced आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि मेरे पास अगर कहीं पर मैग्नेटिक सैंपल है, अगर मेरे पास कहीं पर भी कोई मैग्नेटिक सैंपल है और इस मैग्नेटिक सैंपल के अंदर हमारे पास बहुत सारे डाइपोल्स हैं, और ये डाइपोल्स अगर एक डायरेक्शन में अलाइंग हो जाते हैं तो मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ, नेट डाइपोल मोमेंट जो आपके पास प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। सो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब कि मेरे पास मान लिया जाए कहीं पर किसी सिस्टम के पास बहुत सारे डाइपोल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो रैंडम है, किसी की डायरेक्शन अपवर्ड है, किसी की डाउनवर्ड है, किसी की लेफ्ट है, किसी की राइट है। जैसे ही आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को लगाया, मैग्नेटिक फील्ड के लगते ही सारे डाइपोल्स ने अपनी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग लगा दी, तो हमारे पास सिस्टम में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सभी डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, सभी डाइपोल्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। हम इसको क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यूनिट भी बच्चे हमारे पास है एम्पेयर पर मीटर। मतलब कि आप इसको ऐसा समझो बच्चे कि जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल किसी क्लासरूम के अंदर या किसी घर में बहुत सारे लोग सोए हुए हैं और बच्चे आप बाहर से लाइट लेके जाते हो और आप ये देखते हो कि लाइट के जगने से कितने लोग जग गए, और वो बच्चे लाइट पड़ने से जितने लोग ज्यादा से ज्यादा जगेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है कि सब जग गए। ऐसे बच्चे आप एक मटेरियल के पास बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लेके जा रहे हो और जैसे मैग्नेटिक फील्ड उस सिस्टम के ऊपर पड़ती है सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में अलाइन होने लग गए, तो आप बोलोगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत अच्छी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमारे पास यहाँ पर बहुत बहुत बच्चे आपके पास क्या बच्चे अच्छे। मेरी बात को आप समझ गए, मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर गए बच्चे, क्लियर है बेटा आपके पास ये वाली बात। So this is the intensity of the magnetization. नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है which is called the magnetic, अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट इज the magnetic susceptibility। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसको बच्चे हम जाई एम से डिनोट करते हैं। जाई एम ये होता है ना बच्चे वन टाइम लाइफ ऑफर, ये वही टॉपिक्स हैं। वन टाइम लाइफ ऑफर मतलब कि एक बार लाइफ में पढ़ लिया, फिर जब एग्जाम होगा तो देखा जाएगा कि इसको कैसे याद करें। स्कूल के अंदर एग्जाम है, सीबीएसई का एग्जाम है, नीट और जेई में तो शायद पूछा भी ना जाए बच्चे हमारे पास, तो ये क्या लिखा हुआ था, क्या चीज क्या है, क्या सियापा क्या है इसका। तो जाई एम अगर देखा जाए, सो दिस इज द रेशो ऑफ, ये बच्चा हमारे पास रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटाइजेशन टू the magnetizing intensity, to the magnetizing intensity, to the magnetizing intensity। तो हम इसको बच्चे किससे डिनोट करते हैं, जाई एम से। मतलब मेरे पास जाई एम किसके बराबर है, आई अपॉन आपके पास एच। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई अपॉन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, एच। ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस है। सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर यूनिटलेस है और साथ ही साथ मेरे पास क्या बच्चे, डायमेंशनलेस। सो दिस इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमारे पास ये यूनिटलेस और दूसरे बच्चे हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ध्यान से समझ, हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कुछ चीजें मुझे पता होनी चाहिए। नंबर वन, पहली बात बच्चे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बच्चे हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती है और बच्चे आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है तो ऐसे मटेरियल अपोज करते हैं बच्चे, दिस अपोजेस द मैग्नेटिक फिनोमेना। ये अपोज कर जाते हैं किसको बच्चे, मैग्नेटिक फिनोमेना। ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं। और अगर जाइम पॉजिटिव है तो ऐसे मटेरियल सपोर्ट करते हैं, और किसको सपोर्ट करते हैं, इट सपोर्ट्स द मैग्नेटिक। ये हमारे पास सपोर्ट कर जाते हैं, किसको सपोर्ट कर जाते हैं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। तो जाइम हमारे पास नेगेटिव है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। एक बात ये ध्यान रखना। दूसरा बच्चा हमारे पास जो जाइम है बच्चा हमारे पास, जाइम हमारे पास ध्यान रखना, ये आपके पास कैन बी इंडिपेंडेंट, दिस कैन बी इंडिपेंडेंट, ये बच्चा हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाएगा। दिस कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द, दिस कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द, आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये बच्चा हमारे पास टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहेगा। एंड दिस कैन बी डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, दोनों चीज। दिस कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि दोनों चीजें। एक, या तो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा, या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। जाइम ससेप्टिबिलिटी।
और फिर बच्चा हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको बच्चे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू या म्यू एम, द एबिलिटी of external field, the ability of external field to penetrate into a material, external field to penetrate into a material, to penetrate into a material, into material। अच्छा, अब आगे चलते, याद रखना बच्चे, relative permeability, तो relative permeability, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर है? सो म्यू आर इज इक्वल टू, तो म्यू आर इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? म्यू ऑफ द मटेरियल अपॉन म्यू नॉट। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी किसके बराबर है? म्यू आर, तो ये म्यू एम डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चे? म्यू। ये हमारे पास रेशियो, एंड दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक, जो आपके पास मटेरियल की परमेबिलिटी है अपॉन वैक्यूम। सो दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। सो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमेबिलिटी ऑफ द वैक्यूम। और फिर बच्चे एक स्टेटमेंट है जो याद करनी पड़ेगी बच्चे। सो यहां से बच्चे मैं आपको बोलूंगा एक चीज याद करनी पड़ेगी आपको, और वो ये म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ जाई एम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और अगर आपने ये याद कर लिया तो आगे की सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगी। अब है क्या इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में सिर्फ याद करना, याद करना, याद करना, याद करना, और कुछ नहीं है। सिंपल, जितना ज्यादा याद कर पाओगे उतना ज्यादा फायदा होता जाएगा। तो मैं बच्चों को ये चैप्टर कर लिए ना, तो मतलब इस चैप्टर को साइड पे कर दिया, उसके बाद नया चैप्टर पे फोकस करना। इस चैप्टर पे जोर लगाकर कुछ मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं, आप एक बात बताओ, आप अपना नाम याद करके क्या उखाड़ लोगे जिंदगी में? नाम ही तो है बच्चे, कभी भी लिखा जा सकता है। और याद मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना नाम याद कर रहा हूँ। क्यों कर रहा है भाई? बाद में कर लेना, कभी भी, क्या जरूरत पड़ी? नहीं, मेरे को याद करना, मेरे को बहुत महान इंसान बनना, याद करना, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। तो ये बच्चा हमारे पास एक और रिलेशन है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस जाई एम। अब यहाँ के बाद बच्चा हमारे पास, जी मेगा बोलो बच्चे। सर ऊपर आपने जायम की वो जो लिखी थी ना प्रॉपर्टीज की, वो अपोज करता है और सपोर्ट करता है, वो क्यों होता है इससे? वो सारा अभी अभी डिटेल में आएगा, वो डिटेल के अंदर आएगा। वो सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी कि हम करेंगे क्यों बच्चे, ठीक? तो वो प्रॉपर्टी बस अब स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर इन सारी चीजों को हम 3 तरह के मटेरियल के अंदर पढ़ते हैं। बिल्कुल सही बोला तूने लड़की। हमारे पास सबसे पहले मटेरियल आ जाते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। आपने केमिस्ट्री में भी किया होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, किया कि नहीं किया बच्चा? हमारे पास है ना। तो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स which obtains या which produces the opposite dipole moment, 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 जो कि opposite dipole moment हमारे पास प्रोड्यूस कर देती है बच्चे in the material when placed in mega, when placed in external field, when placed in the external field, when placed in the external field। जैसे बच्चे बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, तो ये हमारे पास बिस्मथ हो गया बच्चा हमारे पास है। तो आपके पास कॉपर हो गया, ठीक है। हमारे पास और भी है बच्चे, लेड, जिंक, गोल्ड, तो ये सब डायमैग्नेटिक है। लेड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब के सब क्या बच्चे? डायमैग्नेटिक है। और ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड लगाने पे बच्चे ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करते, अपोज कर जाते। ये बच्चे इनकी प्रॉपर्टी है कि हमारे पास यहाँ पर और इसके पीछे का फर्क है, अकॉर्डिंग टू द लेंसेज लॉ।
इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ, अकॉर्डिंग टू द लेंजेज लॉ। इस वजह से बच्चे मेगा ये वो मटेरियल्स है जिन मटेरियल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे। सपोज कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, और आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चा हमारे पास ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर रहे। लेकिन जैसे ही बच्चे आप ऊपर की तरफ को फील्ड लगाते हो तो एक लॉ है लेंजेज लॉ, जिसको हम 7th चैप्टर के अंदर करते हैं बच्चे, 6th चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास इसमें नीचे की डायरेक्शन के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है ऑपोजिट, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू लेंजेज लॉ। और हम बोलते हैं ये मटेरियल कौन से मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक। और इसी पे बच्चे बेस्ड हमारे पास है मीजनर इफेक्ट, मीजनर इफेक्ट। और इसी पे बच्चे हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, मीजनर इफेक्ट। और इसी के ऊपर बेस्ड बच्चे हमारे पास आजकल हम मैगलेव ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैगलेव ट्रेन कौन सी ट्रेन है, वो ट्रेन जो कि जापान वाली सर। बिल्कुल बच्चे, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ को चलती है। ये बच्चे आपके पास फ्रांस के अंदर बच्चे हमारे पास ट्रेन चलती है। ये क्या करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देती है, यानी कि ये अपने में से मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर देती है। और जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसमें से एक्सपेल हो जाती है तो ये मटेरियल क्या कर जाता है बच्चे, ये हवा में सस्पेंड हो जाता है, लेविटेट हो जाता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चला जाता है, हवा में सस्पेंड हो जाता है। और क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर देते हैं। भाई प्रॉपर्टी है, क्या करें, प्रॉपर्टी है तो बच्चे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल है और ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, ये भी ध्यान रखना। जो मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये हमारे पास इसकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। अगर किसी के पास कोई और प्रॉपर्टी है लेकिन पहले डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उसके बाद बच्चे हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी आएगी, तो फंडामेंटल चीज है डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब हमारे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये दिखेंगे कैसे बच्चे। अच्छा अब आ जा बच्चे यहाँ पर देख, क्योंकि ये बच्चे अपोज कर जाती है तो यहाँ पर जाइम की वैल्यू लड़की किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि अपोज कर रही है, ये सपोर्ट कर ही नहीं रहा बच्चे। इसका आई यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी को अपोज कर रहा है, तो इस वजह से वहां पर नेगेटिव हो गया। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर आई और एच का ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते जाना। ये स्कूल के अंदर बोर्ड के अंदर आपको एक एक मार्क्स का आएगा। ये मेरे पास आई और एच है और इसका ग्राफ आपके पास ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। इसका जाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि आप टेम्परेचर को चेंज करते रहो इसकी मैग्नेटिज्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ये दूसरा ग्राफ। तीसरा एक और देखो बच्चे, हमारे पास यहाँ पर म्यू आर किसके बराबर है, मेगा 1 प्लस जाइम। और जाइम बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, तो जैसे ये नेगेटिव होगा तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। तो अगर मेरे पास कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से एक्सपेल हो जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास इसमें से एक्सपेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से एक्सपेल हो जाएंगी। कहने का मतलब मेरे पास अगर कहीं पर भी एक डायमैग्नेटिक लिक्विड है, ये देखो अगर मेरे पास कहीं पर भी एक डायमैग्नेटिक लिक्विड है ऐसे, ये देखो, और मेरे पास यहाँ पर लिक्विड इस लेवल पे रखा गया और जैसे आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे नॉर्थ और साउथ, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे नॉर्थ और बच्चे साउथ, तो ये लिक्विड कहाँ की तरफ को आ जाएगा, नीचे की तरफ को आ जाएगा, ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। अगर मेरे पास किसी बच्चा आपके पास कटोरी के अंदर डायमैग्नेटिक पाउडर है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बीच में, तो सारा मटेरियल्स बच्चे आपके पास बाहर की तरफ को चला जाएगा और बीच में बहुत कम मटेरियल रहेगा।
क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को भागता है। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट है, याद करने वाले बच्चे। तो मेगा तुझे शायद से यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा हो कि हम यहाँ पर सारी चीजें रिलेटेबल कर रहे हैं। हमारे पास इसके बाद एग्जाम्पल्स भी हैं, ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, टीचर ने ये पूछना है और आप पे तालियां मारनी, अच्छा बेटा बहुत अच्छा रट्टा लगा ले, तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। और दूसरा मटेरियल बच्चा हमारे पास कौन सा आ जाता है, पैरामैग्नेटिक। हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से, हमारे पास यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं बच्चे, हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं बच्चे जिन सब्सटेंसेस के अंदर हमारे पास ऑलरेडी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है, ऑलरेडी नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है ऑलरेडी पहले से, बट रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन बच्चा हमारे पास ये रैंडमली ओरिएंटेड है। सो ये बच्चा हमारे पास रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब कि कहीं का कहीं पर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक सैंपल है, तो ये बच्चे इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर है, ये 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 डाइपोल मोमेंट यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास आपके पास H0 है, तो आपके पास I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0। और सपोज कि मेरे पास मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, H को लगा दिया, तो बताओ क्या हो जाएगा, इन सबके डाइपोल्स की डायरेक्शन आपके पास सेम हो जाएगी, इन सबके डाइपोल्स की डायरेक्शन आपके पास सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास I भी आपके पास नॉन जीरो, क्योंकि H भी आपके पास नॉन जीरो। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बस इतना सा है, और क्या बच्चे इसमें से कुछ है ही नहीं है। चैप्टर के अंदर बच्चे आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना, और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, नेक्स्ट वन, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड टू, ये बच्चा हमारे पास वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल फील्ड, towards the external field. These are weakly attracted towards the external field. ये बच्चा हमारे पास weakly attracted है, किसके बच्चे, towards the external field। ये weakly attracted है बच्चा हमारे पास towards the external field। ये external field से बच्चा हमारे पास weakly attract हो जाते हैं, strongly नहीं, मतलब कि डायमैग्नेटिक अपोज कर रहे थे, वो बाहर भाग रहे थे, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भागेगा, पर स्ट्रांगली नहीं, थोड़ा वीकली आपके पास अंदर की तरफ जाए। यहाँ पर मेरे पास Xm आपके पास पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा छोटा होगा बच्चे आपके पास, तो हमारे पास यहाँ पर अब IH का ग्राफ कैसा हो, ये हमारे पास IH का ग्राफ ये कुछ ऐसा हो, ये हमारे पास कुछ ऐसा हो। दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे पास म्यू आर, क्योंकि 1 प्लस Xm है और Xm पॉजिटिव है, तो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ये अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में से फील्ड लाइंस गुजरेंगी जरूर, पर इतनी स्ट्रांगली नहीं गुजरेंगी। यस, यह हमारे पास ऐसे है, यह हमारे पास ऐसे, लेकिन ये इसमें से इतना स्ट्रांगली नहीं गुजरेगी। ये ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, पर इतना स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करता, ठीक ठाक इसको सपोर्ट कर लेता है। टेम्परेचर, यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ जाता है, वी हैव द क्यूरीज लॉ ऑफ टेम्परेचर, क्यूरीज लॉ ऑफ टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ ऑफ टेम्परेचर के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है कि हमारे पास Xm इज इक्वल टू C/T, जहां पर C हमारे पास क्यूरीज कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे बच्चा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, द
susceptibility यानी कि जाइम डिक्रीजेस, दैट इज मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। तो मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। तो हायर टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, लूज हो जाता है बच्चे हमारे पास। तो ये आपके पास क्या बच्चे, क्यूरीज लॉ ऑफ टेम्परेचर है। इस चैप्टर में कुछ नहीं, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल थ्योरी 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 एंड थ्योरी, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज एंड दी प्रॉपर्टीज। जैसे आप बायो का कोई चैप्टर पढ़ते हो बहुत मजा आता है, वैसे ही बच्चे ये हमारे पास ऐसा चैप्टर है, ये बच्चा हमारे पास जो कि आपके पास यहाँ पर आ जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चा। फिर बच्चा हमारे पास है कि बेसिकली सारी चीजें डायमैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बच्चे, उसको मास्क कर लेते हैं। यानी कि ये आपके पास अगर स्टेपलर है तो ये डायमैग्नेटिक। अगर आपको कुछ नहीं बोलना तो डायमैग्नेटिक बोल दो। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी सबके पास है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सबके पास है। हाँ, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ और आ गया तो हम क्या बोल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है, अगर मैं बोलूं कि कोई पर्सन पहले ह्यूमन बीइंग है उसके बाद फिल्म स्टार है ना, तो आप बोलोगे कि यूनिवर्सली आप क्या हो, तो आप बोलोगे मैं तो पहले ह्यूमन बीइंग हूं, उसके बाद आपके पास यहाँ पर मैं कुछ और चीज बनता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर ये स्टेपलर है तो ये स्टेपलर बाद में पहले क्या चीज है बच्चे, प्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज होगी। हाँ, तो पहले बोलोगे ये क्या है, तो आप बोलोगे प्लास्टिक है। हाँ, प्लास्टिक का क्या बना, तो आप बोलोगे स्टेपलर। ऐसे ही सारी चीजें बेसिकली डायमैग्नेटिक। और जब डायमैग्नेटिक के ऊपर हम कोई और प्रॉपर्टी उसके ऊपर आनी शुरू हो जाती है ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। लेकिन है वो यूनिवर्सली बच्चे आपके पास क्या, डायमैग्नेटिक। हर चीज डायमैग्नेटिक है। कुछ और एक्स्ट्रा आ गया तो वो पैरामैग्नेटिक बन गया, थोड़ा और एक्स्ट्रा आ गया कुछ और तो वो क्या बन जाती है बच्चे, फेरोमैग्नेटिक। मतलब समझे ना, जैसे लकड़ी की कोई चीज है, उसके ऊपर काम किया तो वो टेबल बन गया, टेबल पे काम किया तो वो कुछ और बन गया। तो वैसे ही बच्चे आपके पास बेसिकली डायमैग्नेटिक है। नेचर ने सबको डायमैग्नेटिक बनाया, थोड़ा सा उसमें और प्रॉपर्टी आई तो पैरामैग्नेटिक बन गया, थोड़ी और प्रॉपर्टी आई तो वो हमारे पास क्या बन गया, फेरोमैग्नेटिक बन गया। और ये टेम्परेचर के साथ साथ क्या होती जाती है बच्चे, हमारे पास ये प्रॉपर्टी लूज होनी बच्चे आपके पास शुरू हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ जाइम और ये टेम्परेचर बच्चा हमारे पास टी, और ये ग्राफ बच्चा आपके पास ऐसे बन। तो ये ग्राफ बन गया बच्चा हमारे पास किसका बच्चे, नाउ दिस इज द ग्राफ फॉर दी, आपके पास दिस इज द ग्राफ फॉर दी आपके पास क्यूरीज लॉ ऑफ टेम्परेचर फॉर दी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फिर बच्चे हमारे पास आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं बच्चे, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के सैंपल को अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें डोमेन्स बने हुए होते हैं। डोमेन्स मतलब आप अगर इसको देखें तो माइक्रोस्कोपिकली इसमें कुछ डोमेन्स बने हुए ऐसे करके, और हर डोमेन के अंदर एक नेट आपके पास आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, पर वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। और इस वजह से सिस्टम के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास फिर से जीरो हो जाता है। ये फिर से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास जीरो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आई जीरो है, और क्यों जीरो है, क्योंकि आपका एच भी जीरो। डोमेन यहाँ पर ये एक डोमेन है, इस डोमेन में जितने भी एटम्स होंगे सबका डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट है। नीचे वाले डोमेन के अंदर सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर से नीचे, लेकिन वो ऊपर वाले से अलग है। इसका बच्चे आपके पास अलग डायरेक्शन में, इसका अलग डायरेक्शन में, और इसका अलग डायरेक्शन में। जैसे ही बच्चे हम यहाँ पर देखें, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बच्चे आपके पास, अगर मैं यहाँ पर बच्चे आई को नॉन जीरो कर दूंगा तो आपका एच भी क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। ये सभी आपके पास जितने भी एटम्स है, ये सभी एटम्स के डाइपोल मोमेंट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएंगे बच्चे, अलाइन हो जाएंगे।
हमारे पास यहाँ पर सभी की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, डोमेन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पर इन सबके बीच में डोमेन्स है और यहाँ पर बच्चे डोमेन्स क्या होगी, वैनिश हो, डोमेन आपके पास वैनिश खत्म होगी और आई नॉन जीरो होगी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, दीज आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये अपोज नहीं करते, अपोज सिर्फ एक ही करती है, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है और बच्चे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। मेरी बात को समझ। दूसरी चीज, हमारे पास यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू क्या होगी या जाई एम की वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ पर जाई एम आपके पास मेगा पॉजिटिव एंड वेरी वेरी लार्ज, और वेरी वेरी लार्ज है तो यहाँ पर आई और एच का ग्राफ क्या बनेगा, एक तो इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी, तो ये मेरे पास आई, ये हमारे पास एच और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आई, ये एच है और ये बच्चा हमारे पास ऊपर आ जाएगा, जाइम, ये बच्चे पॉजिटिव और ये वेरी वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास म्यू आर की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन 1, तो हमारे पास यहाँ पर ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में से पास होंगी, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी में से पास होंगी, कोई भी फील्ड लाइन इसको छोड़ेगी नहीं, सारी फील्ड लाइंस इसी में से जाएंगी। डायमैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से नहीं जाती, पैरामैग्नेटिक थोड़ी बहुत जाती है और फेरोमैग्नेटिक सारी इसी में से जाएंगी। ये प्रॉपर्टी है बच्चे हमारे पास। और यहाँ पर तीसरी चीज, क्या आपके पास इसका जाइम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो C डिवाइडेड बाई, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वी हैव दी C डिवाइडेड बाई वी हैव T माइनस ऑफ TC। ये हमारे पास क्या कहता है कि एट टेम्परेचर्स, एक बच्चा हमारे पास टेम्परेचर्स है जो कि ग्रेटर देन TC, ग्रेटर देन TC, ग्रेटर देन TC, TC पे बच्चे हमारे पास द फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, द फेरोमैग्नेटिक जो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो आपके पास क्या बन जाता है, दिस बिकम्स, ये बच्चा आपके पास क्या बन जाता है, ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ये भी बच्चे हमारे पास क्यूरीज लॉ है, हालांकि इसको हम थोड़ा अलग नाम दे देते हैं, दिस इज द क्यूरी-वेस लॉ। सो दिस इज द क्यूरी-वेस लॉ, जो कि बोलते हैं हाई टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक क्या बन जाता है बच्चे, पैरामैग्नेटिक। तो ये थ्योरेटिकल चीजें बच्चे, कंपेयर करने वाली चीजें, और इसको एग्जाम से पहले ही बच्चे हमने यहाँ पर पढ़ना, ठीक बेटा। तो इसको रट्टा लगाना आपने, तो ये चैप्टर बच्चा हमारा खत्म हो जाता है। तो ये बच्चा हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, इस चैप्टर में हमने इतना पढ़ना। हमारा नेक्स्ट हो गया खत्म। हाँ बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा, इसमें तो रहा ही कुछ नहीं ना। तो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट याद करें, परसों मैं इसका एक छोटा सा सब्जेक्टिव टेस्ट बना रहा हूँ, तो आप भी दे दीजिए बच्चे, ठीक है, ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट इस चैप्टर का नहीं, पिछले चैप्टर का, इसका तो क्या बच्चे, इसका टेस्ट क्या लूं यार, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। इसमें से तो तुम अगर मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि कई बार बच्चा नकल भी मारेगा, यार किस चैप्टर की नकल मार रहा हूँ मैं, तो पिछले चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट्स का, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा बच्चे।